आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पर नज़र रखते हुए सबसे पहले नज़र हमारी कश्मीर या जम्मू कश्मीर पे रहती है। और जम्मू कश्मीर में लारनू कोकरनाग का इलाका, वहाँ रीपोलिंग आज हुई है। वहाँ पिछले डीडीसी इंतखाबात के दौरान एक उम्मीदवार ने सवाल खड़ा किए थे। सवाल खड़ा करते हुए मामला अदालत तक पहुँचा था और अदालत के अहकामात के बाद इंतज़ामिया ने आज रीपोलिंग की, लेकिन उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ बड़े मुद्दे जो हैं, और बड़े मुद्दों में सबसे पहले एनआईए की छापामारी श्रीनगर में, श्रीनगर के नूरबाग के इलाके में, बागवानपुरा नूरबाग के इलाके में आज सुबह एनआईए की छापामारी हुई और एक शख्स के घर पर छापा मारा गया। सुबह सुबह एनआईए के एहलकार सीआरपीएफ के एक टुकड़ी समेत इस जगह पर पहुंचे और घर को मुआवजे में लिया, तलाशी कार्रवाई की। और इस तलाशी कार्रवाई के दौरान बताया जाता है कि कुछ कागजात को जब्त भी किया गया है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होती हैं उनको भी एनआईए की टीम ने खंगाला है। माना जा रहा है कि ये शख्स क्रॉस एलओसी ट्रेड के साथ वाबस्ता है और क्रॉस एलओसी ट्रेड के हवाले से शायद नाजरीन को मालूम ही होगा कि पिछले साल से लगातार एनआईए की हिट लिस्ट पर रहा है और एनआईए ने इस मामले में कई बार छापामारी भी की है। लेकिन हम आपको दूसरे बड़े मुद्दे पे लिए चलते हैं और दूसरा बड़ा मुद्दा कश्मीर के मौसम का है। मिजाज आज सुबह सुबह बदला हुआ देखा। यहाँ वादी कश्मीर में 31 की तारीख आपको याद होगा, अब तक की सबसे ठिठुरती हुई रात थी, -8 से ऊपर का दर्जा हरारत। लेकिन पिछले 24 घंटों में बेहतरी नजर आई है और इसी बेहतरी के बीच में दर्जा हरारत अब मुद्दत बाद, यूँ कहें तो बरसों बरस बाद ना सही लेकिन कई दिनों बाद दर्जा हरारत पॉजिटिव में देखने को मिला है। पॉजिटिव की उम्मीद अब लोग कर रहे हैं और पॉजिटिव के आने में, दर्जा हरारत के आने में लोगों को राहत भी मिली है। पिछले 30 साल का रिकॉर्ड भी अब की बार टूटा था। सर्दी, कड़कड़ाती ठंड और इस कड़कड़ाती ठंड के बीच में हड्डियां भी जम जाने वाली सर्दी जो है वो देखी जा रही थी। लेकिन फिलहाल उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है और इस किरण में देखा जा रहा है कि हल्की हल्की धूप जो कल निखरी थी उसने मौसम के मिजाज को भी बदला है। और इस मौसम के बदले मिजाज के दौरान लोगों की रौनक भी शहरों में देखने को मिली। कल तक सुबह 11 बजे तक सुबह नहीं होती थी, लेकिन आज कुछ बदला सा था। हल्के हल्के लोग सुबह सुबह भी नज़र आ रहे थे और कुछ पार्कों में, कुछ जगहों पे लोग सुबह सुबह जो सुबह के वक्त उनकी जो चहलकदमी होती है वो भी देखने को मिली थी। बदले मौसम के मिजाज के अंदाजे या अंदेशे जो हैं वो पहले ही दिखाई अब देना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस सारे के बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल का सुंदरबनी का इलाका, पुंछ का इलाका और पुंछ और सुंदरबनी के इलाके के बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान गोलाबारी का ना थमने वाला सिलसिला भी बराबर जारी रहता है। लेकिन सुंदरबनी से आज एक और खबर भी आई है और सुंदरबनी से खबर है कि 2 बीएसएफ के एहलकार लापता हुए हैं। वो कल शाम तक ड्यूटी पे थे, लेकिन कल शाम को वो वहाँ पे सुंदरबनी के कैंप में तैनात बीएसएफ के दोनों एहलकार गायब पाए गए हैं। पुलिस के साथ बीएसएफ ने मामला उठाते हुए मामला दर्ज किया है, तहकीकात जारी हैं। अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि उनकी लापता, उनकी गुमशुदगी कैसे हुई, कहाँ हुई। पुलिस इस सारे मामले में तहकीकात कर रही है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, ये सब मामलात सियासत से लेकर बाकी मामलात के, और इन्हीं सियासत के मामलात में हम श्रीनगर पे अगर नज़र डालें, वादी कश्मीर पे नज़र डालें, डीडीसी के इंतखाबात हो चुके हैं और डीडीसी के इंतखाबात में अब चेयरमैन बनने हैं। श्रीनगर में कौन चेयरमैन होगा? पहली बार कश्मीर के हाट यानी श्रीनगर में लाल चौक के इलाके में, या यूँ कहें श्रीनगर में, कहा जाता है कि अपनी पार्टी का पत्ता तेज़ फड़फड़ाएगा। इसके साथ साथ बारामूला पे भी सबकी नज़रें। बारामूला में भी सजाद गनी लोन के पीजीडीए से बाहर होने के बाद कहा जाता है कि सारा मामला उलटफेर हो गया है। कुपवाड़ा पर भी हमारी नज़र है और साथ साथ में साउथ कश्मीर के कई इलाकों पे नज़र है। और इन सब के बीच में जब कुपवाड़ा, श्रीनगर में जो कल अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग्स हुई, उसके बाद श्रीनगर की सूरत हाल बदली दिखाई दे रही है। बारामूला की जिस तरह हमने पहले बताया वहाँ पर भी नज़र है, लेकिन श्रीनगर से लेके लारनू कोकरनाग अगर हम नज़र डालें तो लारनू कोकरनाग में पिछली डीडीसी इंतखाबात में मामला हुआ था और मामला हुआ था 7 वोटों से उम्मीदवार पीजीडीए का जीता था। और उसी मामले पर आज़ाद उम्मीदवार साजिदा बेगम ने मामला मुअज़्ज़ज़ अदालत तक पहुंचाया था। इल्ज़ाम था कि यहाँ करप्शन हुआ, खुर्द बुर्द हुआ, यहाँ पे हेरा फेरी हुई और उस हेरा फेरी में उनका इल्ज़ाम था कि उससे हराया गया। 7 वोटों का फ़र्क, और इसी 7 वोटों के फ़र्क के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत के अहकामात के बाद कल ज़िला इंतज़ामिया ने इस डीडीसी इंतखाब के लारनू कोकरनाग के दोबारा रीपोलिंग नहीं बल्कि रिकाउंटिंग के अहकाम दिए। और ज़िला इंतज़ामिया ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के अहकामात के बाद आज रिकाउंटिंग शुरू भी की। कल ये अहकाम जारी किए गए, पूरे इलाके को आज डॉग बंगला अनंतनाग को वहाँ पे फोर्सेस को लाया गया था। उसके साथ साथ सभी ये जो लोग थे जो इस इलेक्शन से इन्वॉल्व थे, ख़ास तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ में
साजिदा बेगम के लोग जो थे वो भी आए हुए थे, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पीजीडीए उम्मीदवार जो कामयाब हुई थी 7 वोटों से, उसके लोग भी आए हुए थे। और एक तरह से गुत्थम गुत्था जैसी सूरत हाल सुबह सुबह भी पहले देखने को मिली। तलख कलामी ही सही, लेकिन कुछ तेवर तेज़ दिखे थे। लेकिन उसके बाद जब शुरू हुई तो पहले फेज़ में भी जो काउंटिंग का पहला राउंड था उसमें भी कुछ गर्म गुफ्तारी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद हालात हुए, काउंटिंग शुरू हुई, और इसी काउंटिंग के बीच हम सीधा अनंतनाग चलते हैं। मेरे साथी फिदा हुसैन इसी काउंटिंग हाल में मौजूद हैं। फिदा, जानना चाहेंगे सूरत हाल क्या है? आप पूरे इलाके पे नज़र रखे हैं, इन इंतखाबात पे भी आपकी नज़र थी और इस वक्त भी आप काउंटिंग हाल में हैं। कहा क्या जा रहा है, किस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है? क्योंकि सुबह सुबह हमें कुछ और तरह की खबरें भी हमने कहीं सुनी थी, कुछ और तरह के मामलात भी हमारे कानों तक पहुँचे थे। क्या है फिदा आपकी सामने की नज़र? देखिए सनम, खालिदा और साजिदा के बीच अब क्योंकि रिकाउंटिंग होनी है, रिकाउंटिंग अभी चल रही है, और अगर हम 22 दिसंबर की याद दिला दे तो उस वक्त जो नताइज थे वो पीडीपी के हक में आए थे। 7 वोटों से पीडीपी ने लारनू से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद उस वक्त भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उन्होंने तब भी इल्जाम लगाए थे कि यहाँ पे रिकाउंटिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो फैसला कल लिया गया और आज सुबह से ही यहाँ पे वोटों की गिनती जो है वो दोबारा शुरू हुई यहाँ पे, और अभी इसमें और वक्त लग सकता है, लेकिन मुकाबला सख्त होगा। जीत अब किसकी होगी दूसरी बार ये देखना होगा। ऐसा लग रहा है कि 8 या 9 बजे तक नताइज जो है वो सामने आएंगे। लेकिन इस तरह से इस वक्त जो है डाक बंगलों का माहौल जो है काफी ज्यादा गर्म है। दोनों यहाँ पे अगर हम दोनों पार्टियों की बात करेंगे, एक तरह से आजाद उम्मीदवार और दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इन दोनों के बीच ही यहाँ पे मुकाबला जो है वो सख्त है। और जो पहले यहाँ पे 22 दिसंबर को जो नताइज आए थे पूरे अनंतनाग में, उसमें पीएजीडी का पलड़ा जो है वो भारी रहा था। हालांकि यहाँ पे और कोई कांग्रेस और पीएजीडी ही कामयाब हुई थी, उसके बगैर कोई पार्टी यहाँ पे कामयाब नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर अब रिकाउंटिंग का मामला जो है वो सामने आ गया, और सुबह से ही कहीं ना कहीं पे पीडीपी के हामी और जो आजाद उम्मीदवार जो है उनके हामी जो है वो यहाँ पर डाक बंगलों के बाहर है उनके लिए। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि काउंटिंग का जब प्रोसेस यहाँ पे शुरू होता है तो उसमें ऐसा ही होता है कि सिविलियंस को अंदर जाने नहीं दिया जाता है काउंटिंग हॉल के अंदर। हालांकि काउंटिंग हॉल के बाहर तो सुबह हमने देखा जो इनके चाहने वाले थे दोनों पार्टियों के, अब थोड़ा थोड़ा सा वक्त जो है वो गुजरना शुरू हो गया है। और इस बीच अब किसके सर पर सहरा बांधा जाएगा शाम को पता चलेगा। लेकिन मुकाबला सख्त होने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि बैलेट बॉक्स को आज दोबारा खोला गया। फिदा, बैलेट बॉक्स दोबारा खोले गए। सुबह सुबह हमें जब पहला राउंड चल रहा था कुछ लोगों ने हमें बताया था कि हाँ वाकई में कुछ हेर फेर अब लग रहा है, क्योंकि उन्होंने वोट काउंटिंग जो शुरू की उसमें देखिए हेर फेर के इल्जामात जो है वो पहले दिन से जो है वो लगे थे। अब चूंकि रिकाउंटिंग है, इनकी बात मान ली गई है, कोर्ट के अहकामात है, उसके बाद यहाँ पर जो जिला इंतजामिया है या अगर हम सरकार की बात, क्योंकि उनको मानना है कोर्ट के अहकामात है, कोर्ट के अहकामात पर ही यहाँ पे रिकाउंटिंग हो रही है। अब ये देखना होगा क्योंकि जो इल्जामात लगाए गए हैं क्या इल्जामात सही होंगे या इल्जामात गलत होंगे, नताइज के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन मुकाबला सख्त है, मुकाबला दिलचस्प होगा, मुकाबले में किसकी जीत होगी, कौन निकलेगा डीडीसी के लिए, ये तो आने वाले कुछ ही घंटों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये बताएं कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें जो शिकायत कुनंदा थे, जिन लोगों ने शिकायत की थी, उनका क्या इल्जाम था, किस तरह के वो बता रहे थे कि इसमें हेर फेर हुआ, वो क्या बता रहे थे? देखिए अक्सर हमने देखा कि जब किसी की हार होती है तो वो कहीं ना कहीं पर इल्जामात जो है, इल्जामात के जो बातें हैं वो सामने रखते हैं। उसके बाद अब चूंकि बात मान ली गई है ऑनरेबल कोर्ट ने, अब ऑनरेबल कोर्ट का जो ये फैसला है ये यहाँ पर माना गया है। सुबह से काउंटिंग का प्रोसेस जारी है, सुबह से यहाँ पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है, सुबह से लोग भी यहाँ पे आए हैं। दोनों पार्टियों के हामी जो है एक दूसरे के यहाँ पे सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। अब चूंकि कुछ ही घंटों, क्योंकि ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 13,000 के आसपास ही वोट थे
और इसमें कुछ ही वक्त लगेगा, कुछ ही वक्त के बाद पता चलेगा कि जो फैसला आया था पहले 22 दिसंबर को और उसके बाद जो उन पे इल्जामात लगे गए हैं, अब इन दोनों में से किसकी जीत होगी, कौन निकलेगा, कौन डीडीसी होगा, क्या पुराने ही डीडीसी होंगे या फिर नए के सर पे सहरा बांधा जाएगा, वो अब डीडीसी की सर्टिफिकेट हासिल करेगी। ये तो कुछ घंटों की ये हुई बात। एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा, क्या यहाँ पे यही दो शिकायत कुनंदा जो साजिदा बेगम है वो उसके हामी आए हुए हैं या बाकी कैंडिडेट्स हुए हैं? देखिए, टीडीपी के हामी भी आए हुए हैं और जो आजाद उम्मीदवार है जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी उनके हामी भी यहाँ पे आए हुए हैं, यानी कि बाकी किसी के नहीं आए यहाँ पे। लेकिन जोश ऐसा लग रहा है कि 22 दिसंबर की याद फिर से यहाँ पर आ गई है, 22 दिसंबर की यादें, क्योंकि जिस तरह से 22 दिसंबर को काफी ज्यादा जोश जो है वो नजर आ रहा था कारकुनों के अंदर कि किसकी जीत होगी या किसकी हार होगी, और ढोल नगाड़े किस इलाके में बजेंगे, कहाँ पे पटाखे फोड़े जाएंगे, कहाँ पे जल से जुलूस निकाले जाएंगे। और वैसा ही कुछ आज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हमने जोश देखा सुबह से यहाँ पर इस डाक बंगलों के बाहर और डाक बंगलों के अंदर, सनम यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा क्योंकि मीटिंग हॉल जो है जो डाक बंगलों में बनाया गया है वहां पर ही इस वक्त जो है दोबारा से रिकाउंटिंग जो है वो सुबह से शुरू है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया फिदा ने जानकारी दी। 27 की तारीख थी और 27 की इस तारीख को अनताग में जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद की सूरत हाल फिदा ने भी बताई। शाम देर तक पता चलेगा क्योंकि काउंटिंग अभी जारी है। अब देखना ये है होगा कि कौन चित होता है कौन पट होता है, लेकिन चित और पट कोरोना ने सबको कर रखा था, दुनिया को कर रखा था। और दुनिया को कोरोना की चित और पट होने के बाद उम्मीद की नज़र कोरोना के वैक्सीन से आई थी। ताहम अब मुल्क में हिंदुस्तान में कोरोना के इन्फेक्शन के केसेस में और आती जा रही है और इससे नजात पाने वाले मामलात में पिछले 24 घंटों के दौरान 15,000 से ज़्यादा अफराद सेहतमंद भी हुए हैं। और मामलात जो फाल मामलात हैं, पॉजिटिव केस हैं, उनमें भी काफ़ी कमी आई है। अब तक मुल्क में 49,59,455 अफराद को कोविड का वैक्सीन भी दिया गया है और यानी आधा करोड़ आबादी को कोविड का वैक्सीन भी दिया गया है। और कल जो है 5,09,893 अफराद को ये कोविड वैक्सीन के जो टीके हैं वो भी लगाए गए। आज सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत ने जारी आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 12,408 नए केसेस मुल्क में रिपोर्ट हुए हैं और ये तादाद अब मुतासर अफराद की बढ़कर मुल्क में 1,08,02,000 से जायद हुई है। और जबकि 15,853 मरीज कल इस 24 घंटों के दौरान सेहतमंद भी हुए हैं और यूं सेहतमंद होने वालों की तादाद अब 1,04,96,308 हुई है। पिछले 24 घंटों में 120 लोगों की मौत भी कोविड की वजह से गई है। और यूं अब तक मरने वालों की तादाद में हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं 1,54,823 हुई है। अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा हुए हैं। ये दुनिया में कोविड का कहर। इसी कोविड के बीच में एक और परेशानी अब मुल्क में आ रही है। कोविड बजट पिछले दिनों पास हुआ और इस बजट में सिस का नया वर्ड भी हमको सुनने को मिला और सिस के नए वर्ड के बाद अब बताया जाता है कि कीमतों में इजाफा भी हुआ है। अब तक पिछले 1 साल के दौरान कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तेल की महंगाई मार रही है। 33 रुपए का गैर मामूली इजाफा बताया जाता है कि तेल की कीमतों में 1 साल के दौरान देखने को मिला। और वादी कश्मीर में तेल की कीमतों में पेट्रोल 90 रुपए से 1-2 पैसे ऊपर ही मिल रहा है। डीजल की कीमत भी 80 से ऊपर हो गई है। पिछले कुछ दिन पहले पता चला था कि डीजल और पेट्रोल चचेरे भाई हो चुके हैं कीमतों में, क्योंकि कभी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आधा फर्क होता था, लेकिन अब साथ साथ कांधे से कांधा मिला के चल रहे हैं। और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफे की वजह सिस भी है, कुछ ये भी बताया जाता है। और ये इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, अब तक कभी नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत जल्द तेल की कीमत में 100 रुपये का 1 लीटर भी होगा। तो साफ जाहिर है जब 100 रुपये का पेट्रोल होगा तब गाड़ी कैसे चलाएंगे, 90 रुपये का डीजल होगा तब कैसे गाड़ी चलाई जाएगी। और आज भी बहुत से लोग कहते थे कि अब तो बेहतर है कि गाड़ियाँ ना खरीदें, गाड़ी को घरों में रखें। इस बजट के दौरान बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होनी चाहिए, क्योंकि पहले कोविड की मार पड़ी है, मुल्क में लोगों को परेशान होना पड़ा है, बिजनेस नहीं हो चुका है, खासतौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ठप हो चुकी है। और लोगों ने जब पेट्रोल की कीमतें महंगी होंगी तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है और ज़्यादा मुतासिर भी होगी। हमने श्रीनगर जिले के वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में आम लोगों से भी बात की, पूछा उनसे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें
बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार जाएगी, ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन क्या वाकई में इससे और महंगाई बढ़ेगी या कहीं ना कहीं मुल्क की इकानमी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी? क्योंकि सरकार को भी इस वक्त पैसे की ज़रूरत है। पिछले 1 साल के दौरान कुछ काम नहीं हो सका है, कोविड ने सबको बिठा के रखा हुआ था, ना फैक्ट्री चली, ना इंडस्ट्री चली, ना कारोबार चला, ना दफ्तर चला, लोगों की नौकरियां गई। और उस सारे के बीच में अब कोविड के बाद ये जो है ये मामला जो पेट्रोल डीजल का है, लोग कहते हैं इससे और महंगाई होगी। तो क्या कहते हैं श्रीनगर के लोग, वादी कश्मीर के लोग? इस पे भी हमने लोगों से पूछा और पूछते पूछते मालूम यही हुआ कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई ज़रूर मार जाएगी। बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों से ना बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, मार्केट पे तो सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। पहली बात, पिछले 1 साल से किसी ने कोई काम नहीं किया, कोई पैसा नहीं कमाया। उसके बाद सरकार को राहत देनी चाहिए थी, राहत देने की जगह पे उन्होंने इस पे सेस बढ़ा दिया। टैक्सेस डायरेक्टली नहीं बढ़ाए, लेकिन उससे फ़र्क पड़ा है कीमतों में। 11 पैसे का फ़र्क पेट्रोल पे पड़ा है, 13 पैसे का फ़र्क डीजल पे पड़ रहा है। अब महंगाई बढ़ने वाली है, सरकार को राहत देनी चाहिए थी लोगों को। सरकार और लोगों को निचोड़ने के चक्करों में लगी हुई है। 90 रुपये हमारा अभी पेट्रोल चल रहा है, 80 रुपये डीजल हो चुका है। लोग उन्हें कमाया ही नहीं है, तो लोग लाएंगे कहाँ से पैसे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में डालने के लिए? और ये सीधी सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर किसी चीज़ के लिए तेल, पेट्रोल, डीजल की ज़रूरत है। और अगर ये पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो एक आम शख्स के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि रिफ्लेक्टिव रेट्स होती हैं। पेट्रोल डीजल के रेट्स जब भी बढ़ते हैं तब हर चीज़ की रेट्स बढ़ती हैं। अभी गाड़ी चलाने वाले तो फिर उनकी ज़्यादा मुसीबतें हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुसीबत तो घर के अंदर भी आने वाली है, क्योंकि गैस में भी अब इंक्रीज़ होने वाले हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ अनाउंस कर दिए गए हैं। तो मतलब ये है कि आप गाड़ी में बेशक चले ना चले, लेकिन कीमतें आपकी बढ़ाई जाएंगी, निचोड़ा आपको ज़रूर जाएगा हर तरह से। अब घर पर भी आप गैस का एक सिलेंडर लाने से पहले एक गरीब शख्स को 40 बार सोचना पड़ेगा कि मैं लाऊं या ना लाऊं। सब्सिडीज़ थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब हर तरह से जो गरीब है वो मार खा रहा है पिछले कई सालों से। अब सरकार को ये चाहिए कि वो सामने आए और एक क्लियर अपनी सामने विजन रखें कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि लोगों को निचोड़ के उनके बचे हुए पैसे भी निकाल लें, तो वैसा बोल दें, लोग साफ सामने रख देंगे। अगर वो नहीं चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं मुसीबतों से, तो लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ स्कीम्स लेकर आएँ, ना कि ऐसा करें कि पहले स्कीम्स लेकर आएँ फिर वो समझाते फिरे अगले 10 साल तक लोगों को। स्कीम्स ऐसी लेकर के आइए जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो, डायरेक्टली लोगों को फ़ायदा प्रोवाइड करें। जैसे रेट ना आसान वनान रेट पे तुलान तो दिवान वनान कहें पता कि और आए द्रजर क्या कर खान गर पता आव शहमत आयक पता अत क्या बन लगे बड़िस बार मुसीबत गन हिसाब आए ये बचो कि बचन ब्राथा कहें अकिस गरीबस अकिस मतलब अगर बेमार पे कह टैक्सी खस सह दपा तमिस रपस 300 ची या रपस 500 ची सह हे बिचार दिख तम कहें तमिस ये बिचार मुसीबत ये रास कर क्या अत मुसीबत में आए ज़्यादा है। चलिए, पेट्रोल की बात तो हो ही गई, लेकिन पेट्रोल डीजल के साथ साथ आवाम को और भी मसाइल हैं। पानी बिजली का मामला भी, और पानी बिजली के साथ साथ जब महंगाई की बात आती है तो बाज़ारों की बात ज़रूर की जानी चाहिए। और कुपवाड़ा के लोग कहते हैं कि वो बड़े खुशकिस्मत हैं, उन्हें जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर नया मिला है उसके बाद वहाँ की सूरत हाल बदली है। कुपवाड़ा में खामोशी हुआ करती थी, इंतज़ामिया नज़र नहीं आती थी, लेकिन कुपवाड़ा के नए ज़िला तरक्याती कमिश्नर जब से आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को टोस पे रखा है, हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, इंतज़ामिया खुद पहुंच रही है। और जब ज़िला तरक्याती कमिश्नर खुद जगह जगह पहुंचे तो बाकी जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी पहुंचते हैं। और आज इसी पहुंच को जारी रखते हुए कुपवाड़ा के करालपुरा के इलाके में तहसीलदार ने दूसरे हुकाम के साथ मार्केट चेकिंग की और करालपुरा के बाज़ार में कीमतों को एतदाल में रखने के लिए इकदाम उठाए। कुछ के साथ सख्ती की गई, कुछ को समझाया गया और कुछ को ये भी बताया गया कि सख्ती से इसका कीमतों पर अमल करना होगा, सरकार के निरखनामे पर अमल करना होगा। और कुपवाड़ा में सारे मामले की, करालपुरा में सारे मामले की सरबराही वहाँ के तहसीलदार नज़ीर अहमद कर रहे थे। और नज़ीर अहमद ने यहाँ हमें भी बताया कि इंतज़ामिया मुतहरिक है और आवाम को बुनियादी सहूलियात बराबर जारी रखने के लिए वो काम कर रही है। वजह है कि जो कंप्लेंट्स आई तो हमें निकलना पड़ा बाज़ार में, इसलिए हमने ये कंप्लेंट्स बेस्ड में कि यहाँ महंगाई है, महंगा बेचते हैं, गोश्त महंगा है, सब्ज़ी महंगी है, तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने मुनासिब समझा कि डीसी साहब ने भी इसमें आदेश दिए कि आप मौके पे जाके इन लोगों को देखें और जुर्माना और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ किया। रमन बिल्कुल जारी रहेगा और हर हफ्ते जारी रहेगा इंशाल्लाह। मेरा SHO साहब भी यहाँ है, मेरी टीम पूरी है और हमारी टीम इंशाल्लाह रहमान इस पर काम करती रहेगी। जो रेट सरकार ने मुकर्रर किए हैं गोश्त के, सब्जी के, संतरों के, केलों के, उस पर चलिए। ब्लैक मार्केटिंग करेंगे तो हमारा जो है हमारा वार आप पे होगा और इंशाल्लाह रहमान इस पर मुझे जितनी
सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैं करता रहूँगा। जुर्माना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को इंसाफ देना, लोगों को सस्ते दामों चीज़ें फराहम कराना, और इसमें हमें लोगों का भी कॉपरेशन ज़रूरी है। लोग हमें इन्फॉर्म करते रहे कि अगर कहीं कोई भी सुमो ड्राइवरों का मसला भी यहाँ है, वो भी जो रेट्स पर नहीं चलते जो RTO साहब ने दी है, तो इंशाल्लाह उनके साथ मैं आज मीटिंग ले रहा हूँ। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आवाम को कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। ये कुपवाड़ा की बात, लेकिन आपको शहर श्रीनगर भी बताते चलें। शहर श्रीनगर से लेकर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का ख्वाब है सबका, और इसी स्मार्ट सिटी के बीच में कल रियासत के LG ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ एक आला सतही मीटिंग भी बुलाई थी। स्मार्ट सिटीज़ का ख्वाब पूरा करने के लिए इकदाम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन श्रीनगर की ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से भी हम कुछ कम नहीं कह सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी में आपको ख्याल होगा, आपका अंदाज़ा होगा कि शहर की सड़कों गलियों को अच्छा किया जाएगा, लेकिन स्मार्ट सिटीज़ में लोगों की तालीम का भी ध्यान रखा जा रहा है। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने एक नया तजुर्बा करते हुए बच्चों तक किताबें पहुंचाने का, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के जरिए बच्चों को, गरीब बच्चों को खासतौर पर किताबें पहुंचाने का अमल भी शुरू किया है। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के दफ्तर में किताबों के अंबार लाए गए हैं, और ये किताबें मुस्तहक अफराद तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही हैं। किताबें, कलम, कापी, दवात और जो भी स्टेशनरी या जो भी एजुकेशन मटेरियल है वो बच्चों तक पहुंचाने के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी की ये नई कोशिश एक तजुर्बा, और तजुर्बा करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हो सकता है कभी कोई तजुर्बा नाकाम भी हो जाता है, लेकिन पहल की जाती है, और पहल करते हुए शाहिद इकबाल चौधरी ने जो पहल की है इसकी सराहना भी लोग कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि एक नई कोशिश है, और इस नई कोशिश में ना सही कुछ ना सही, लेकिन कम अज़ कम तालीम से लोगों को मुनव्वर तो किया जा सकता है। सर देखें जी, इसमें बेसिकली श्रीनगर स्मार्ट सिटी इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। यहाँ पे जिस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, यहाँ पे बात होती है कम्युनिटी डेवलपमेंट की भी। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सब कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है और कम्युनिटी एंगेजमेंट के तहत ये एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हम ऑर्फनेज में जाके बच्चों के लिए जो उनके पढ़ाई का सामान, किताबें, स्टेशनरी वगैरह सब हम उनको दे रहे हैं फ्रॉम श्रीनगर स्मार्ट सिटी। इसमें देखें श्रीनगर स्मार्ट सिटी या स्मार्ट सिटी मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसमें स्टेक होल्डर्स काफ़ी हैं। स्टेक होल्डर्स सिटीजन्स हैं, स्टेक होल्डर्स हमारे स्कूल्स के बच्चे भी हैं, जिनके लिए हम ये एक फ्यूचरिस्टिक व्यू लेकर एक स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है। उसके अंतर्गत हम यहाँ पे जो काम करवा रहे हैं, इसमें एक स्टेक होल्डर हम बच्चों को ले रहे हैं, हम कम्युनिटी एंगेजमेंट में रख रहे हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट हम ट्रेडर्स को भी ले रहे हैं, और ये स्कूल के बच्चे, ऑर्फनेज, जहाँ पे जो कम्युनिटी में स्ट्राटा में जो बहुत नीचे आ जाते हैं बच्चे, उनको हम थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें इस टाइम जो हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग, ये इंटर्न्स हैं, दे आर फ्रेशर्स फ्रॉम द कॉलेज। इनको हमने एज इंटर्न्स ले रखा है यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स इनके साथ ये हमारा काम बटा रहे हैं, काम सीख भी रहे हैं। इट्स ए लर्न एंड अर्न एक्सपीरियंस। ये श्रीनगर की बात। तो बारामूला में ड्राइविंग और ड्राइविंग के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराने की कोशिश, और उसी कोशिश में इंतजामिया मुतहरिक पटन के इलाके में आज ARTO बारामूला मुबशर जान की सरबराही में एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान लोगों को ड्राइविंग के हवाले से और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जानकारी दी गई। साफ जाहिर है इंतजामिया मुतहरिक हो तो लोगों में सहूलियात भी फराहम आती है, और बारामूला के ARTO मुबशर जान ने जिस तरह से बारामूला से लेकर दूसरे इलाकों में ये कोशिश की है, उससे अवाम को एक नई बेदारी की मुहिम भी मिली हुई है। हमने आज एक ड्राइविंग टेस्ट रखा था पटन के लोगों के लिए, और ऑन स्पॉट हमने टेस्टिंग करके पास फेल यहीं पे कर दिया। दे हैव गॉट देयर लाइसेंस नंबर हियर। ये हम आपकी वसादत से लोगों को बोलना चाहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि तहसील लेवल पे इस ड्राइविंग टेस्ट को लिया जाए, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और ऑन स्पॉट वो देखें। अब अगर कोई फेल होता है, अभी मुझे एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा था कि अगर मैं फेल हो रहा हूँ, व्हाट शुड आई डू। ही इज सपोज्ड टू डिपॉजिट द फीस। वो फीस भरे ऑनलाइन, अगले हफ्ते वो ट्राई करेगा। घबराने की कोई बात नहीं। रिक्वेस्ट करूंगा मैं पटन के लोगों से, अगर यहाँ पे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट अब आप स्टार्ट करें ताकि हम सर्टिफाइड ड्राइवर्स बन जाएं। हम सारे, ये मानना पड़ेगा हमें, और ये कोई शर्म की बात नहीं है, हम सारे ड्राइवर्स जो हैं खुद बने हैं, हमने इसमें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। उस जिम्न से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो आगे आ जाए, इफ दे कुड स्टार्ट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स। एंड जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं टेस्ट देने, ये स्पॉट जो रेलवे का है, यहाँ पे अगर वो एक दिन पहले प्रैक्टिस करने के लिए आए, यू विल सी दे आर गुड ड्राइवर्स।
ये बारामूला की बात पटन के इलाके की, लेकिन कुलगाम के इलाके में गैस की किल्लत की कुछ खबरें और इन्हीं की तरदीद करते हुए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया है कि कुलगाम के इलाके में गैस की कोई किल्लत नहीं है। और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया है कि घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडर की कीमत 835 रुपये मुकर्रर है और ये कुलगाम में हर जगह पे दस्तयाब है। गए लगभग 35 वरी गैस निवन बासे प्रॉब्लम वाब्लम जहन यम सात गई चाहे शिनस मज चाहे रुदस मज चाहे तापस मज कुन ते सात न गई रेटस मज तो न गई निनस मज होम डिलीवरी यम सात सोज थान कुन सात मतलब एक्स्ट्रा मोड तो नित प्रॉब्लम गसन क्या यम सात आये तम सात बासे न प्रॉब्लम वाब्लम जहन न दिक्कत का अम खतर गवर्नमेंट तो शुक्र गुजार तो बीन एजेंसी वाले कुलगाम में गैस दस्तयाब है, लेकिन शोपियां के इलाके में लोगों को पीने के पानी की किल्लत है। और शोपियां के इलाके में लोगों ने पीने की पानी की किल्लत का सवाल उठाते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर शोपियां से अपील किया है कि उनके इलाके में पानी की किल्लत को दूर किया जाए। इस दौरान त्राल के मछामा नागबल के इलाके में भी पानी की किल्लत की खबरें आ रही हैं और मुकामी लोगों ने इसी मामले को लेकर आज इंतजामिया पर सवाल भी उठाए और ये भी बताया कि ज़िला इंतजामिया पुलवामा लोगों को पानी फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। और हर जगह पुलवामा के हर तरफ से इस तरह की खबरें आती हैं कि पुलवामा में लोगों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, पीने का पानी वहाँ पर मैसर नहीं है। इन महकमे PHE की मनमानी की वजह से हमें आज नालों से भी शायद हाथ धोना पड़ रहा है, जो कि नाले जेठाड़ी नीलभवन और दीगर जो पलपथरी नाला है और छोटे छोटे जो हमारे यहाँ चश्मे मौजूद है। महकमे PHE डिपार्टमेंट या जल शक्ति डिपार्टमेंट आज कुछ खुद गर्ज लोगों की मनमानी की वजह से लोगों को इससे महरूम करने की कोशिश कर रही है। अब ये पानी अगर चला गया तो हमें जो ज़मीन हमें आबपाशी के लिए जो आबी ज़मीन जिसको हम खेती कर रहे हैं, जिस पर हम खेती कर रहे हैं, उसको वो बंजर में तब्दील हो जाएगी और पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अगर मुतल्लिका हुकाम और LG एडमिनिस्ट्रेशन हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इसको अच्छी तरह से रोक ले, इसको बनाने की कोई कोशिश न करे। और नाज़रीन, आपको चलते चलते बताते चलें कि खानकाई फैज़ पनाह पखरपुरा में आज खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुबारक निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। और यहाँ पर मीर वाइज़ पखरपुरा पीरज़ादा मौलाना शकील रहमान उवैसी ने फ़लसफ़े सदीक पर रोशनी डाली और इस पर जोर दिया कि वो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात पर अमल करें। अबू बकर सिद्दीक़ के तालीमात पर हम अमल पैरा हो जाए तो इंशाअल्लाह सब आप मेरे अजीज मेरे दोस्त कैसे गुज़रे हुए इंसान अल्लाह ताला आज मौजूद सही उम्मत मुस्लिमात पर ये मेहमान हज़रत खुदा रसूल अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये था हमारा अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट। अभी बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादर के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।